तो प्रीति वो काम करके आई हो? PYQ देखे आपने? प्रीति कहाँ भाग गए अब? जीएस के देखे हैं, सोसाइटी का। मैंने बोला था इकोनॉमी की और ज्योग्राफी की देख के आना, आपने देखे हो? वो मेंस का पीटी और मेन दोनों, ज्योग्राफी के तो पीटी प्लस मेन दोनों के देखने थे, इकोनॉमिक्स के ओनली पीटी के देखने थे। ठीक है, जो भी है देख लेना। दूसरी बात, हिस्ट्री में जो नई एनसीईआरटी है ना, वो 9, 10 और 11th क्लास मत पढ़ना बिल्कुल भी, कोई काम का है नहीं, फालतू में। 6, 7, 8 और 12 के जो तीनों पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनमें से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं बाद में बता दूंगा जब मैं पढ़ूंगा तब, परंतु ये तो पढ़नी है, मेरा माना ये तो पढ़ ही लेना है एटलीस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में ओल्ड एनसीईआरटी जो है विपिन चंद्रा होगी, वो कंप्लीट पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। ट्यूशन आते हैं वहाँ से हर साल। रामचरण शर्मा और सतीश चंद्र जो है एक बार रीडिंग के तौर पर पढ़ लेना, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा उसमें से, वो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें भी, पर ठीक है एक बार पढ़ सकते हो। इसके अलावा हिस्ट्री में कुछ पढ़ना मत। आर्ट एंड कल्चर में 11th 12th की जो एनसीईआरटी 12th की तो कोई भी काम की नहीं है, आर्ट एंड कल्चर की 11th की उसमें से भी याद रखना, उसके जो मैप दिए हुए हैं और जो इमेजेस दी हुई है वो इम्पोर्टेंट है बस, तो वो चीज़ याद रखना। नितिन सिंघानिया में जो मेंस का 24 का पेपर है, जो 13वां क्वेश्चन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का है ना? क्या है क्वेश्चन, पढ़ के बताओ। बता रहे हैं। क्या हुआ, मिला नहीं क्या? नहीं, बता रहे हैं। वैसे मैंने बना लिया है वो, GS1 का तो कंप्लीट हो गया है, PDF बना के मैं भेज दूंगा। सब्जेक्ट वाइज मैंने डिवाइड कर दिए। बता रहे हैं, प्रचार आ गया। मैं देख पाता हूँ। तेरहवां क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री दोनों को मिला के है, पर अगर इसको देखोगे आप तो मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये देखो क्वेश्चन, भारत हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थे? हाँ, तो मतलब आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ोगे आप, जब आप पढ़ते हो औपनिवेशिक शासन का प्रभाव भारत पे, आर्थिक प्रभाव पढ़ोगे ना तब उसका आता है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। और ये तो औद्योगिक क्रांति तो वर्ल्ड हिस्ट्री का है ना? अरे पर उसका इम्पैक्ट पढ़ते हैं ना अपन, मतलब बोल सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री दोनों मिला के है, परंतु जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें इकोनॉमी इम्पैक्ट पे देखते हैं, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें आती है। और एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया कि जो मेंस के क्वेश्चन वो पीटी में आते हैं, पीटी के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ये चीज़ याद रखना है। और ये है ना 2020 में पीटी में जाके देखना, पूछा गया क्वेश्चन है 2020 या 21 में पीटी का क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें क्यों मॉडर्न हिस्ट्री का मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन। जब मैंने इसको पेपर लिखा था तो मैंने इसको लिखा था, देखो भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? औद्योगिक क्रांति स्वाभाविक सी बात है, मशीनों से उत्पादन की विधि थी, ठीक है, पहली बात। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कच्चा माल क्या होता था, तो मैंने ऐसे दो गोले बनाए थे,
भारत से यहाँ पे कच्चा माल जाता था, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग यहाँ से कच्चा माल जाता था तो कच्चा माल की कमी पड़ गई। फिर दूसरा बात, यहाँ से जो मशीनों से निर्मित माल जो है भारत में आता था। अब एक तो क्या हुआ कि स्वाभाविक सी बात है, जो एक ह्यूमन मेड जो बनाते हैं, हाथों से बनता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो मशीनों से बन के आएगा उसकी कॉस्ट भी कम रहेगी, तो ऑटोमेटिक ये सस्ता बिकेगा तो ऑटोमेटिक इसकी मांग जो है बढ़ जाएगी मार्केट में। दूसरी बात क्या थी कि भारत से जो सामान यहाँ पे जाता था ना, उसकी इन्होंने ड्यूटी जो है बढ़ा दी थी, तो उसके कारण ये और महंगे हो गए थे यहाँ पे। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ का मार्केट भी यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ का मार्केट भी ख़त्म हो गया, तो दोनों मार्केट जो है ख़त्म हो गए। इसी कारण जो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों में जो लगे हुए लोग थे वे उधर की कृषि की तरफ भागे, और फिर कृषि में भी जो सूखा ये सारी चीज़ें आई, उससे और ज़्यादा भारत की गरीबी बढ़ी। तो औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी बात, औद्योगिक क्रांति के जैसे डेवलपमेंट होने लगा, रेलवे का विकास हुआ, तो ये सारी चीज़ें आएगी, इसमें 3-4 फैक्टर आएंगे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं है ये। क्योंकि यूपीएससी है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को मिला के क्वेश्चन पूछती है, परंतु होते हैं, अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री को, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अब देखो, मैं बता रहा था ना, मेंस में क्वेश्चन आया, यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया, 2013 में क्वेश्चन आया था मेंस में, ये वाला क्वेश्चन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्वेश्चन आया था। महासागरों महाद्वीपों का वितरण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए, ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है चैप्टर। पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा, आप संसार के मानचित्र से परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हैं। महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा ऐसे नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप में महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों और महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और उनसे संबंधित प्रश्न इस अध्याय का विषय है। अब देखो, ये कोई काम का नहीं है, तो मेरा मानना जब सेकंड रीडिंग है तो ये मत पढ़ो। ऐसे देखो ना, एनसीईआरटी शॉर्ट ऐसे होती जाएगी, नहीं तो फिर वही अब तुम स्टार्टिंग पढ़ोगे तो बोरिंग हो जाएगी, पढ़ने मन नहीं करेगा। तो ये जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ, ये मत पढ़ो, फिर दोबारा डायरेक्ट पढ़ो, काम की चीज़ें पढ़ो फटाफट। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे मान लो 1000 पेज एनसीईआरटी के, तो आपके थर्ड रिवीजन तक ये है ना 50 पेज में आ जानी चाहिए, तब फ़ायदा है, जब जाके आप पीटी से पहले रिवाइज कर पाओगे। अब ये कोई काम की नहीं है, तो कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं फालतू में। महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अंटार्कटिक महासागर तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सिमेट्री है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिक ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप में अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टिलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप में महासागरों के वितरण से संबंधित था। अब ये यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर क्या है, ये कौन से किसी ने सिद्धांत दिया है। और मोस्टली देखना, साइंस में जो सिद्धांत देता है ना, उसी के नाम पे उसका पड़ता है, ठीक है। इसी सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर में विशाल सागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जली ही जल। मतलब देखो, पेंजिया है पृथ्वी का पार्ट, और ये जो चारों तरफ पानी पानी था, ये था पैंथालासा। वेगनर की तरह के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। ये टूटने लगा। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लोरेंसिया और गोडालैंड, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, भारत इसका पार्ट है, पहली बात। और यूपीएससी ने ना मेंस में क्वेश्चन पूछा भी है।
खनिज से सापेक्ष पूछा है मेंस में क्वेश्चन कि भारत गोंडवाना का पार्ट होते हुए भी यहाँ पे खनिज पदार्थों की जो भी है ऐसे करके क्वेश्चन बना है मेंस में, ये चीज़ याद रखना। कर्मश उत्तर व दक्षिण भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए जो आज के महाद्वीप के रूप में है। महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में नए परिणाम भी प्रस्तुत किए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार है। यही सारे क्वेश्चन आया था मेंस में, तो ये इंपॉर्टेंट भी है ऐसे पीटी मेंस दोनों के लिए। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में परिणाम प्रमाण महाद्वीपों में साम्य। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अंटार्कटिक तटों को जोड़ते एक मानचित्र तैयार किया था। तटों को यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बैठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फेदम की गहराई तक तटरेखा के साथ की गई थी, परंतु अभी प्रेजेंट टाइम के लिए क्योंकि इस थ्योरी को बहुत सारे लोग थोड़ा क्रिटिक्स करते मानते नहीं हैं, इसलिए आप यूपीएससी नहीं पूछेगा। ये चीज़ 2013 में स्टार्टिंग में पूछ लिया, उसके बाद कभी फिर दोबारा पूछा भी नहीं, पर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस ऐसा है। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से माना जा सकता है। अब छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लेगा कि रेडियोमेट्रिक काल किसका मापन किया जाता है, ऐसा करके। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। इसे पता चलता है कि समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। टिलाइट व्यवसायी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी की तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट है जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिम आच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन को स्पष्ट परिणाम प्रस्तुत करती है। प्लेशियर निक्षेप घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती है। तो अब देखो, ये जैसे आजकल पीटी में थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना। जैसे घाना में भी पाया जाता है, इधर ब्राज़ील में पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। जीवाश्मों का वितरण। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में भी समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रेक्षण से लेमुर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकार है। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावत शिल समूह में मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर है और इनके बीच में महासागर विद्यमान है। प्रवाह संबंधी बल। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे, पोलर या ध्रुवीय फीलिंग या ज्वारीय बल। ध्रुवीय फीलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर के महोदय ने सुझाया यह ज्वारीय बल है, टाइडल फोर्स। ठीक है, ये काजल बंद करो अपनी तरफ से। इनमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? अरे ये पूरा मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा वाला ये? हाँ, प्लेशियर निक्षेप। ये महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रमाण तो सारे दिया गया है, ये सारा उससे रिलेटेड है। महाद्वीपीय विस्थापन। ये ज्वारीय बल जो सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए हैं। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीप विस्थापन के लिए सर्वथा पर्याप्त समझते हैं। संबंध धारा सिद्धांत। अभी देखो सिद्धांत तो यूपीएससी
एक आध क्वेश्चन पूछा, कभी पूछा नहीं, पर हाँ जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल है वहाँ पूछा जाता है। 1930 के दशक में ऑर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। इसलिए मैं बता रहा था ना कि कॉन्ट्राडिक्शन चलता। अब देखो इन्होंने नहीं माना, इसीलिए यूपीएससी अब नहीं पूछती इस टाइप के क्वेश्चन। महासागरीय अधः तल का मानचित्रण। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधः तल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उसमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधः तल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि उसके अधः तल में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयाँ है जो प्राय महाद्वीपों के किनारे पर स्थित है। मध्य महासागरीय कटके ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। अभी देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझना चाहिए इसको। देखो जैसे जैसे अपन समुद्र तल में उतरेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है इस टाइप से, मतलब यूपीएससी ने ऐसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ से जैसे समुद्र तल है, इसमें सबसे पहले आता है महाद्वीपीय सेल, ठीक है, फिर महाद्वीपीय ढाल आता है, ठीक है, फिर महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन सतह आती है और ये गंभीरतम महासागर होता है। तो ये बस थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए। महासागरीय अधः तल की बनावट। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृति अध्याय 13 में विस्तार से वर्णित है। गहराई ऊंचाई के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये भाग महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। महाद्वीपीय सीमा, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल है। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है। वितलीय मैदान, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय तटों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई है। पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये चीज़ याद रखना। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है जो अपन पहले पढ़े थे। भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र जो ये रहा। अब है ना, देखो ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं। ज्वालामुखी का भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, रिंग्स ऑफ फायर करके क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। प्रशांत महासागर वाला प्रश्न आया। हाँ, आप अंटार्कटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा पूरी अफ्रीका की ओर चली जाती है, दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। आप ये पाएंगे कि बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों की ओर प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर है, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी प्रशांत महासागरीय किनारों पर केंद्र अधिक गहराई पर है। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागरीय किनारे के सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, यही कारण है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। जब देखो यहाँ पे प्रशांत महासागर है, अब यहाँ पे क्या देखो
कल अपन ने पढ़ा था कि जब भूकंप आते हैं तो याद रखना, जब समुद्र में भूकंप आता है तो उससे सुनामी आती है। इसी कारण ये जापान वापान का जो एरिया है यहाँ पे सुनामी बहुत ज़्यादा आती है, तो ये चीज़ याद रखना। इसलिए पेशेंट क्वेश्चन भी पूछा था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सी स्प्रेड थ्योरी करके। सागरीय अध्ययन स्थल का विस्तार, जैसा कि आप ऊपर वर्णन किया गया, प्रवाह प्रांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वैज्ञानिक की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्र ने विशेष रूप से इन तथ्यों को उजागर किया। यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। महासागरीय परपट्टे की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्यम महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। इन रुक जाओ यहाँ पे एक बार देखो, सागरीय अध्ययन स्थल विस्तार मतलब सागर के अंदर क्या क्या होता है, ये सागर का है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिसारी प्लेट सीमा होती है, ठीक है। पे सतही जलवायु, देखो ये जलवायु निकलेगी तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं निकलेगा यहाँ से, ठीक है। शील्ड गुम्बदी ज्वालामुखी, ठीक है। तो तप्त स्थल यहाँ दुर्बलता मंडल रहेगा, ये स्थल मंडल है। महासागरीय विस्तारित कटक है, यहाँ पे रूपांतर प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा है, अभिसारी प्लेट सीमा, खाई वाई पाई जाएगी। महासागरीय प्लेट है, सबडेक्टिंग जोन होता है जब इससे पर्वतों को निर्माण होता है। जब समुद्र में ही ज्वालामुखी निकल के जब ऐसे हो जाती है या दो, जब जैसे देखो एक होता है महाद्वीपीय प्लेट जब मिलती है या महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट मिलती है, ऐसे करके होता है, आगे आएगा कॉन्सेप्ट। तो उसमें पर्वतों का निर्माण जो होता है महाद्वीपीय रिफ्ट क्षेत्र तृण से मैं सब सारी चीज़ें उसी में ही आएगी। दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में धीरे धीरे आकर टकराती हैं तो एक हिमालय का निर्माण हो जाता है। जो शायद बाहरी होती है वो दबती है, या जो कम हल्की होती है वो दबती है। जो हिमालय पर्वत का निर्माण भी तो ऐसे ही हुआ है, ठीक। वो एक है। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों की दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अध्ययन स्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने से पूछा हुआ क्वेश्चन है। हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भवन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी की दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अध्ययन स्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपट्टी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपट्टी के सेपण की बात कही। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी निर्माण होता तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसके विनाश भी होता है। चित्र 4.3 में सागरीय तल का विस्तार मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है, जो ये वाला अपन ने देखा था। अपन आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो यही है कि कैसे कैसे टूटा, कैसे कैसे बना। आज मतलब सोचो यहाँ आज पहुँचा है और कितने साल लगे हैं इसमें, वो छोड़ो को इतना काम नहीं है ना। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी, ये मैं बता रहा था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मेंस में क्वेश्चन, मैं बता रहा था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं बता रहा था महासागरीय प्लेट जब मिलती है या महाद्वीपीय प्लेट जब मिलती है तो उसी से पर्वतों का निर्माण होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जैसे यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, जैसे नज़का प्लेट क्या है, ये सब थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से पता लगे कैसे होता है। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के 50 विद्वानों को महाद्वीपीय महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोरगन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को सम्मिलित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है ठोस चट्टानों का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में परपट्टी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है जिसकी मोटाई
महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। उदाहरणतः प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना। तो इन्हीं के फॉर्मेशन से जो है पहाड़ पर्वतों का निर्माण सब होता है। जैसे हिमालय का कैसे हुआ था, देखो यहाँ पे देखो, अब देखो जब यहाँ पे था तो ये वाला पार्ट जब ऐसे जा रहा था तो यहाँ पे जो यूरेशिया वाला पार्ट था तो उसमें सबडक्शन जब होता तो हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन होता। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का शीतल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों की सीमांकित करते हैं। प्रमुख प्लेट इस प्रकार है। अंटार्कटिक प्लेट, जिससे अंटार्कटिक और इसके चारों ओर घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अंटार्कटिक तल सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट, पश्चिमी अंटार्कटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट जिसमें पूर्वी अंटार्कटिक तल शामिल है, और यूरेशिया प्लेट जिसमें पूर्वी अंटार्कटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। ये सब सारा जो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखोगे तो पता लग जाएगा क्या जरूरी है। पर पूछा है यूपीएससी ने क्वेश्चन, पर ये मैप जरूर आइडिया में होना चाहिए। यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये चीज़ याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी क्वेश्चन बोल रहे हो सर, प्रीलिम्स का? मेंस का प्रीलिम्स में नहीं पूछा है, मेंस का ना। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बना है कि क्या कारण है संसार का वलित पर्वत महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है। वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंप ज्वालामुखियों के बीच साहचर्य को उजागर कीजिए। तो वही तो हम बताया। देखो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, ये वाला, इन दोनों पे बेस यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ये थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। कॉकस प्लेट में कौन कौन से शहर वो आते हैं, महाद्वीप आते हैं। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नज़का प्लेट, यह दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ये अगर पीसीएस विशेष में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये नज़का प्लेट किसके बीच में है, कॉकस किसके बीच में, पर यूपीएससी मेंस के बेस पे ये पता होनी चाहिए। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप भूभाग सम्मिलित है। फिलिपीन प्लेट या एशिया महाद्वीप प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट ये न्यू गिनी के स्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। पीछे से पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर यह प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही है। वेगनर की संकल्पना केवल महाद्वीप पे गतिमान है सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटें गतिमान रही और भविष्य में गतिमान रहेगी। चित्र 4.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पेंजिया के रूप में विद्वान था। यद्यपि बाद के खोजों ने स्पष्ट किया कि वे महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे, और पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पराचुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती है। अब देखिए क्वेश्चन बना हुआ मैं बताता हूँ आपको। क्या आया हुआ क्वेश्चन है, आज ही तो मैंने किया था ये सारा काम। देखो देखो, और एक चीज याद रखना कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यूपीएससी ने 3 बार पूछा है 2013 से, जैसे अब क्या 2024 में पूछा, तो और चक्रवात मत पढ़ना। ओनली यूपीएससी ने ना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 3 बार पूछा है।
देखो एक क्वेश्चन आया था 2022 में, प्राथमिक चट्टानों की विशेषता में प्रकारों वर्णन कीजिए, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा देखो मैं बता रहा था ना, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं पर चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। पवन ऊर्जा वाला यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जो अपन पढ़ चुके हैं, उधर 10th क्लास से उधर ही पढ़ चुके हैं। भारत में पवन ऊर्जा की संभावना परीक्षण कीजिए, उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। ठीक है, देखो ये अभी आगे आएगा चैप्टर में। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी है, विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि के महत्व को उल्लेख कीजिए, ये भी क्वेश्चन आएगा आगे। मैं बोल रहा था ना, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारतीय खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत योगदान देते हुए विवेचना कीजिए, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए ये क्वेश्चन आया 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोट की वैश्विक घटनाओं को उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। मतलब ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अभी मैं बता रहा था ना, ये पता होना चाहिए। देखो परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकी अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए, पहले तो अपने यही पता होना चाहिए परिप्रशांत क्षेत्र कौन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और है, और वाटर से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज़ याद रखना। अब की बार भी आया है, तो वाटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, हर साल क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो ये रहा, मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिक में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन। एक क्वेश्चन ये आया है, और ये आया है 2018 में। ठीक है, ये लवणता वाला महासागर जब पढ़ोगे उधर आएगा ही। और देखो क्या कारण है संसार का वलित पर्वत तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है। वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंपों या ज्वालामुखी के बीच साहचर्य को उजागर कीजिए, तो ये वाला जो चैप्टर इसी से क्वेश्चन है ये। अगला, इंडोनेशिया फिलीपींस द्वीप समूह में हजारों द्वीपों के विचरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड है। देखो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए, जो इसी में ही दिया हुआ है, सारा इसी का ही, लाइन टू लाइन इसी का ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहले पूछे गए क्वेश्चन है। अभी प्लेट विवर्तनिक का भी जो थ्योरी अपने पढ़ रहे हैं, तो ये इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी का भी। ठीक है, अब आ गया अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है, याद रखना ऐसे, तो ये ऐसे इधर हटेगी, तो ये नई प्रॉपर्टी निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें प्रसारी स्थान के भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अंटार्कटिक कटक। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीका प्लेटें अलग हो रही है। अभिसरण सीमा, तो इसमें क्या कन्वर्ज होगी। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपट्टी नष्ट हो जाती है, वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेटें धंसती है इसे परिवेष्टन से सबडक्शन जोन भी कहते हैं। ये यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच पहला, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। रूपांतरण सीमा, ठीक है, तीसरा, जहाँ न तो नई प्रॉपर्टी निर्माण होता है नई ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, इसे रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि सीमा प्लेट एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। रूपांतर भ्रंश 2 प्लेटों को अलग अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, इसमें पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के स्तर से भिन्न भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेट प्रभाव कैसे निर्धारित किया, देखो मैं बता रहा था ना, ये वाला देखो, सबसे पहले भारत यहाँ पे ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे चलते 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 ये यूरेशिया जो प्लेट से टकरा है,
और जब ये टकराया तो यहाँ पे सबडक्शन हुआ है। याद रखना, हिमालय का निर्माण सबडक्शन से हुआ, मतलब इससे हुआ है, अभिसरण से हुआ। जब ये अभिसरण हुआ तो देखो याद रखना कि पहले यहाँ पे सागर था, फिर धीरे 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 जब ये ऐसे फॉर्मेशन हुआ है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, हिमालय जो है इससे बना हुआ। प्लेट प्रवाह दरें, सामान्य उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर है, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई है। ये प्रवाह की दरें, ये दरें बहुत भिन्न है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूरी प्रशांत महासागरीय उपभाग जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर स्वाभाविक 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, ये अभी भी ऐसे जा रहा है, इसी कारण है ना माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, पर बहुत धीरे धीरे होती है। प्लेट को संचालित करने वाले बल, जिस समय वैज्ञानिक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों को विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अदृश्य तल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है, यह आज एक अकट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वर्ताकार रूप में चल रही है। दूसरी बात ये रखना, इसी कारण जो है हिमालय जो क्षेत्र है ना, ये भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्र, क्योंकि आज भी ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आज भी अब जो ये इंडियन जो प्लेट है चल रही है, मतलब इनके सबडक्शन हो रहा है, इस कारण यहाँ पे याद रखना भूकंप आते रहते हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम है, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अपशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसके बाद में हैरी हेस को सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेटों को प्रवाहित करता है। भारतीय प्लेट का संचलन, भारतीय प्लेट में प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला परिवेष्टन क्षेत्र सबडक्शन जोन इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण है। ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि इधर भारतीय प्लेट है उधर यूरेशिया प्लेट है, तो महाद्वीपीय के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा से। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकियोनोमा पर्वत से होते एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। जावा मतलब इंडोनेशिया तक। इसलिए याद रखना कि ये वाला जो है ना, जब ऐसा होता है तो अंडमान निकोबार है जो इसी का ही पार्ट है। इसकी पूरी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागरीय कटक के रूप में। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। ये चीज़ याद रखना, किरथर श्रेणी कहाँ किधर पाई जाती है। यह आगे मकरान तट के साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह, ये देखो चर्चा में रहता है, चागोस द्वीप के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो विस्तारण तल में जा मिलती है। भारत तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और यह लगभग पूरी पश्चिम दिशा में होते हुए न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक वृहद द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित है। लगभग 22.25 करोड़ वर्ष पहले तक 33 महासागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था, ऐसा माना जाता है। याद रखना कि यहाँ पे कौन सा था, 33 महासागर था यूरेशिया और इंडियन प्लेट के बीच में। माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराए, परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, जो मैं बता रहा था। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारतीय स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। आर्क 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप में यूरेशिया प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को 33 सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशिया स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह लावा प्रवाह से ढक्कन ट्रैप का निर्माण होना है। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक ये जारी रहा। याद रखें उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रहा है, जो मैंने बताया था अभी आप लोगों को। ठीक, इक्वेशन कर लेना। देखो अब यहाँ से पहले क्या होता था ना, यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से है ना मेंस इक्वेशन उठाता था डायरेक्ट,
देखो ये आया हुआ 2013 में डायरेक्ट इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है। ये तो पूरे चैप्टर फिर इम्पोर्टेंट है सर। हाँ ये तो है ही चैप्टर, ये तो मैंने बोला ही था आप लोगों को। अब देखो ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये भू आकृति। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। खनिज है सेल। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी के लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना है तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थों से बना है। अब देखो ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्व क्या है और कितनी परसेंटेज मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन 46.60 है, सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13, लोहा 5. कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59 और मैग्नीशियम 2.09 और अन्य पाए जाते हैं। भूपट्टी पर पाए जाने वाले प्राय तत्व अलग अलग नहीं मिलते, जबकि बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन्हीं पदार्थों को खनिजों का नाम दिया गया है। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व है। याद रखना, ये प्राकृतिक होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों हो सकता है खनिज, जिसमें क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, सरवन, ग्रेफाइट जैसे एक तत्व खनिज भी पाए जाते हैं। तो यूपीएससी ना देखो ये नहीं पूछता, कभी यूपीएससी बोल देगा क्या जो है, जैसे अगर उसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाना होगा, क्या खनिज एक तत्व होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना दोनों होते हैं वो। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिसमें खनिजों की अनेक किस्में बनती है। भूपट्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनके नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूह से संबंधित होते हैं, जिनको सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाली मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इसे मैग्मा के ठंडा होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ है, तो ये क्रमशः ठोस, तरल और गैस के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या दिया हुआ है, भौतिक विशेषता और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। भौतिक विशेषता, क्रिस्टल का बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है, घनाकार, अष्टभुजाकार, षष्ठभुजाकार, प्रिज्म आदि। विदलन, सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति अणुओं की एक आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं को कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विधरण तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। ये नॉर्मल कंडीशन दिया हुआ जो होता है। खनिजों की चमक, रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लॉसी आदि। रंग, कुछ खनिजों के रंग उन्हें परमाणविक संरचना में निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट, एज्यूराइट, कैल्शियोपाइराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, लाल या पीला हो सकता है। धारिया, किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियाँ भी हरी होती है। फ्लोराइड का रंग बैंगनी हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धारियाँ होती है। पारदर्शिता, पारदर्शी प्रकाश किरणें इसे प्रकार आर पार जाती है कि वस्तु सीधी देखी जा सकती है। पारभासी, मतलब ये बता रहा पारदर्शी क्या होता है, पारभाषित धातु कैसी क्या होती है। प्रकाश किरणें आर पार होती है, लेकिन उनके विस्तृत हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होगी। संरचना, प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम अथवा खुरदरे पिसे हुए हैं। तंतुयुक्त, पृथक करने योग्य, अपसारी, विकिरणकारी है। कठोरता, सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना, 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना। ये खनिज टेल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपिटाइट, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज,
टोपाज, कोरनम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच या चौकी नोक इतनी। ये सब विशेषता दी है, कोई मतलब है नहीं। आपेक्षिक भार दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात, हवा एवं पानी में वस्तु का भार, लेकिन इन दोनों के अंतर से हवा से लिए गए भार के भाग दे। ये कोई मतलब नहीं, बस मैंने ये बताया कि भाई क्या विशेषता होती है, कलर वलर, ये सारी चीज़ें। कुछ प्रमुख खनिज तथा उनकी विशेषताएं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अभी मैं बताऊँ, ध्यान से देखना। फेल्डस्पेर, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्पेर में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्डस्पेर में शामिल है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग फेल्डस्पेर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन से कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। क्वार्ट्ज, ये रेत व ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है। ये एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है। यह सफेद या रंगीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो और रडार में होता है। ग्रेनाइट के यह एक महत्वपूर्ण घटक है। पायरोक्सिन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरोक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्का पिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। एम्फीबॉल, एम्फीबॉल के प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोह, मैग्नीशियम है। इनसे पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित है। ये हरे एवं काले रंग का होता है तथा इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हॉर्नब्लेंड भी एम्फीबॉल का ही एक प्रकार है। माइका, इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोह, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः आग्नेय और रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। ये विद्युत का कुछ अलग होते हैं सर, माइका। और तभी तो यूज हो रहा है ना उसका विद्युत में। ओलिविन, मैग्नीशियम, लोह और सिलिका ओलिविन के प्रमुख तत्व होते हैं। इनका उपयोग आभूषण में होता है। ये सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्राय बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट तथा बेराइट जैसे अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। धात्विक खनिज, इनमें धातु तत्व होते हैं इन्हीं को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। बहुमूल्य धातु, स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनियम। लोह धातु, लोहे एवं स्टील के निर्माण के लिए लोह में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं। अलौहिक धातु, इनमें ताम्र, शीशा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं। अधात्विक खनिज, इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। गंधक, फॉस्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। सेले, पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन, दूसरी शैलों के साथ संबंध। ये सब की बात देख लेना ना, यहाँ से क्वेश्चन आया है, अभी मैं बताऊंगा। इसको ध्यान से पढ़ना है। ये वाला पार्ट जो आपके वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ऐसे अपन उधर 6ठी क्लास में, 6ठी 7वीं क्लास में। पढ़ना है इसको। किसको? जो आप पढ़ रहे थे भी। ये हाँ। पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन, दूसरे शैलों के साथ संबंध। क्या हुआ? सर इसमें नहीं है ये। अच्छा, तुम्हारे में नहीं है, एनसीईआरटी में? अरे ये तो पुराना, ठीक है, उससे कोई ऐसे कोई काम का है नहीं वो। ठीक है, सैलाब, देखो ये वाला पार्ट पढ़ना। अब की बार क्वेश्चन आया है 2024 के पीटी में। पृथ्वी की प्रॉपर्टी सेलों से बनी है। सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा सेलखंडी नरम है। गैब्रो काला तथा क्वार्ट्जाइट दूध या सफेद हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्वार्ट्ज है। सेलों स्थलाकृतियों तथा सेलों मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सेलों को मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है, जो सेलों के विभिन्न प्रकार हैं, जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। आग्नेय सेल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत है। अवसादी सेल बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है। कायांतरित सेल उपस्थित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित है। आग्नेय सेल, क्योंकि आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इग्नेशियस लैटिन भाषा की इग्निस सबसे बना, जिसका अर्थ अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं। जब अपने ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय सेल कहलाता है।
ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की पटपटी और पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण उनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार में व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघलते हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे और चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियों होने पर आग्नेय शैल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, रेशे तथा टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। अवसादी शैल। अवसादी अर्थात शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावर्त होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न भरीजनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। ये प्रक्रिया शिलीभवन लेथिफिकेशन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखते हैं। इसी कारणवश बालुकशम शैल जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया। यांत्रिक रूप से निर्मित उदाहरणतः बालुकशम, पिंडशिला, चूना प्रस्तर शैल, भूमध्य आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित उदाहरणतः गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। रासायनिक रूप से निर्मित उदाहरणतः सुरंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलेटाइट और पोटास आदि। कायांत्रित शैल। कायांत्रित का अर्थ स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन व तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। तो ये चीज याद रखना। यह शैलें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। जब विवर्तनीय प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है और या जब भूपृष्ठ से उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। उसमें कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। उसमें कायांतरण के 2 प्रकार होते हैं, संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा व लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान में शैल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर शैल में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव तथा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनीय दबाव के कारण विकृतियाँ होती है। याद रखना, यहीं से पीटी में क्वेश्चन आया तब की बार, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूह के कण पतले से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहते हैं और बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बेंडेड शैल कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक शैलों पर ही कायांतरित शैलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कायांतरित शैलें 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती है, पतित शैल और अपतित शैल। पीटाश्मी, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण हैं। शैली चक्र, अब देखो याद करो, अपन पहले ये 6ठी, 7वीं, 8वीं में जो है वहाँ पढ़ चुके हैं। शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती है, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती है। दूसरी बात है ना, ये मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, कायांतरित शैल जो है मैग्मा से बनती है आग्नेय शैल। फिर ये इसका अपक्षरण तथा अपरदन होता है, तो इनके शिलीभवन मिलकर अवसादी शैल बनते हैं और अवसादी जो कायांतरण में कायांतरित शैल होती है। फिर ये गलन वलन के बाद में मैग्मा बनता है, मैग्मा से फिर ऐसी ये प्रोसेस चलती रहती है। दूसरी बात, आग्नेय शैल डायरेक्ट भी कायांतरित शैल बन सकती है और कायांतरित शैल डायरेक्ट भी अपक्षरण तथा अपरदन हो सकता है उसका। तो ये सारी प्रोसेस है, याद रखना। आग्नेय शैल प्राथमिक शैलें तथा अन्य अवसादी एवं कांतित शैलें इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती है। आग्नेय शैलों को कांतित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय कांतित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है तथा उपखंड
अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण के स्रोत हो सकते हैं। नियमित भूपृष्ठीय शैलें आग्नेय कांतित एवं अवसादी प्रत्यावन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती है। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलकर मेघों में परिवर्तित हो जाते थे, जो आग्नेय शैलों के मूल स्रोत है। अब देखो, ये कल पढ़ेंगे, अभी परंतु मैं क्वेश्चन बताता हूँ। इसे ही 11वीं क्लास में एक चैप्टर आएगा आगे जाके, तो वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखना है क्वेश्चन, अभी पढ़ेंगे आगे। ये अपन को मिल ही चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इसी एनसीईआरटी में आगे आएगा, ठीक है, ओशिनोग्राफी में, वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये भी आएगा आगे। ये ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, फिर भी देखते हैं अगर मिला तो कहीं पे, अभी इसको वेट करना है, ये याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मिल ही चुका है, ये वाला क्वेश्चन अपन देख ही चुके हैं। अब देखो, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, और यार कोई ट्रिक भी है अपना, एक कारण होता है, ये सही होगा। वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, याद करो अभी अपन पढ़े थे, ठीक है। परंतु ये वाला क्वेश्चन मिल चुका है, ये मैपिंग का क्वेश्चन है। कोरलिस पल, अरे यूपीएससी ना 2012 या 13 में क्वेश्चन आया वो अभी एक कोरलिस पल का, इसलिए थीम पे काम करना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो योलीगढ़ में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पढ़ के भी गया था मैं, और वहाँ पे मैंने गलत करा। क्यों? उत्तर में बाएं से दाएं चलती है, दक्षिण में दाएं से बाएं चलती है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन आता है मुझे। सर वेनिगर का सिद्धांत भी आया पीवाईक्यू में? आया हुआ। देखो कल मैंने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भेजा था कि यार अपना वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा ये, परिवर्तनिक थ्योरी भी आई है। हाँ वो बताया तो था, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपको मिलेगा 12th ज्योग्राफी में।
वही क्वेश्चन था वो। ये वाला। ठीक है, अभी अपन लास्ट पढ़े थे, वहाँ देखना है। अभी तो आगे इसके सारे जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, अब आगे जितने भी आएंगे वहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए जो टॉपर बोलते हैं 11th के एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। इसमें नहीं दिए हैं, पर आएगा आगे। ठीक है।